इस चैप्टर का अगला हेडिंग है, अगला मेन हेडिंग तुम डाल सकते हो क्वांटिटीज। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा? क्वांटिटीज। क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। अभी फिलहाल हमें दो तरह की क्वांटिटीज पढ़नी है। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। दो तरह की क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब क्वेश्चन ये कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है और स्केलर क्वांटिटी क्या है ना? क्वेश्चन इसी चीज के बारे में तो है। तो देखो, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर दो खास बात होती है। एक तो खास बात होती है कि इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताई जाती है। एक क्या बताई जाती है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और एक क्या बताई जाती है? डायरेक्शन। एक क्या बताई जाती है? डायरेक्शन। लेकिन स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या बताई जाती है? न्यूमेरिकल वैल्यू, डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होती है और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती। कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? कोई बात नहीं, अभी समझ में आएगा। अभी मैंने बताया क्या, एग्जाम्पल तो देने अभी बाकी हैं। अब जरा ध्यान से सुनो। एक बंदा कह रहा है कि मैं किस रफ्तार से भाग रहा हूं? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उस बंदे ने बोला आते के साथ ही, मैं किस स्पीड से भाग रहा हूं? 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर कवर कर लेगा। ध्यान रखना, उसने मुझे अपनी क्या बता दी? स्पीड बता दी। अपने भागने की क्या बता दी? स्पीड बता दी। अब फिर से सुनो जरा। एक बंदे ने आके कहा कि भैया मैं 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भाग रहा हूं नॉर्थ की तरफ। इसने कहा मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा हूं। बस इसने सिर्फ एक बात बोली कि ये बंदा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। लेकिन दूसरे वाले बंदे ने बोला कि भैया मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा हूं, वो भी कहां की तरफ? नॉर्थ की तरफ। मुझे बताओ, नंबर 1 के अंदर डायरेक्शन बताई गई है या नंबर 2 के अंदर डायरेक्शन बताई गई है? नंबर 2 के अंदर डायरेक्शन बताई गई है ना? उसने मुझे एक डायरेक्शन बताई है कि मैं कहां की तरफ भाग रहा हूं। नॉर्थ की तरफ भाग रहा हूं, साउथ की तरफ भाग रहा हूं, ईस्ट की तरफ भाग रहा हूं, वेस्ट की तरफ भाग रहा हूं, कहां की तरफ भाग रहा हूं? उसने मुझे डायरेक्शन बताई है। तो ध्यान रखना, ऐसी क्वांटिटी जिसके साथ डायरेक्शन दी जाती है, ऐसी क्वांटिटी जिसके साथ डायरेक्शन भी दी जाती है, वो क्वांटिटी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। और जिसके साथ सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बताई जाती है, फॉर एग्जांपल 5, 10, 15, 20, इस तरह की वैल्यू, ये वैल्यू कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। ऊपर वाली क्वांटिटी सिर्फ स्केलर है और नीचे वाली क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमें एक चीज और बताई गई है, डायरेक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल और लो, अभी देखो कैसे समझ में आएगा। एक बंदा कह रहा है मुझसे आके, भैया मैंने आज 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा। मैंने क्या कवर करा? 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा। एक बंदा कह रहा है कि मैंने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा है भैया नॉर्थ की तरफ, या फिर चलो इस बार कुछ अलग ले लो, साउथ की तरफ। वो कह रहा है कि इस बार मैंने डिस्टेंस कवर करा है, लेकिन कहां की तरफ? साउथ की तरफ। मैंने उससे कहा जहां मर्जी था, मुझे क्या कहना, मुझे तो अपना टॉपिक समझाना है। ठीक है, ऊपर वाले के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बताया गया है? न्यूमेरिकल वैल्यू 10 10, बस सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बताई गई है। लेकिन दूसरे वाले में उसने मुझे कहा है कि भैया 10 किलोमीटर कवर तो करा है, वो भी कहां की तरफ? साउथ की तरफ। दूसरे वाले एग्जांपल में हमें एक चीज और दे दी गई है, डायरेक्शन। आने की डायरेक्शन दी गई है, तो ये वाली क्वांटिटी क्या मानी जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। जबकि ऊपर वाली क्वांटिटी सिर्फ कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल क्या क्या होते हैं। कुछ कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। देखो, इधर देखो, एक बंदे ने कहा था कि भैया मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा हूं, और एक ने कहा था कि भैया मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा हूं, वो भी नॉर्थ की तरफ। तो ध्यान रखना, इसके साथ साथ जब डायरेक्शन भी बता दी गई है तो सिर्फ ये स्पीड नहीं मानी जाएगी, अब ये मानी जाएगी वेलोसिटी। देखो, दो टर्म्स तुम्हें पढ़नी है अभी इस चैप्टर में, आने वाली दो टर्म्स तुम्हें मिलेंगी। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का मतलब सेम होता है, बिल्कुल सेम। इसने कहा
मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा हूं, और इसने कहा मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चला रहा हूं साउथ की तरफ। कौन सी डायरेक्शन में वो जा रहा है कार चलाता हुआ? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साउथ की तरफ। तो ध्यान रखना, स्पीड तो है ही, लेकिन स्पीड के साथ साथ क्या बता रखी है? डायरेक्शन। तो फिर हम इसको स्पीड नहीं बोलेंगे, अब हम इसको बोलेंगे वेलोसिटी। अब इस चीज को क्या बोला जाएगा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कहने का मतलब वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर वो सिर्फ मुझे एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताता कि मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा हूं, तो इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा है? स्पीड की। उसने मुझे डायरेक्शन नहीं बताई। और अगर सिर्फ स्पीड है तो स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। एक एग्जांपल समझा दिया ना मैंने तुम्हें, दोनों क्वांटिटी का एक एक एग्जांपल मिल गया। कौन सा? स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। एक और देखते हैं। देखो मैंने कहा था ना मैं 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आया हूं। बोर्ड पे देखो, मैं 10 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या करके आया हूं? कवर करके आया हूं, मतलब वो इतना डिस्टेंस चलकर आया है। और एक कह रहा है कि भैया मैं 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आया हूं, वो भी कहां की तरफ? नॉर्थ की तरफ। तुम्हें एक चीज याद होगी, जब मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने एक चीज बताई थी कि डिस्प्लेसमेंट में हमेशा क्या दिखाई जाती है? डायरेक्शन। और मैंने तुम्हें वहां पर बताया भी था कि क्यों दिखा रहा हूं मैं डायरेक्शन, ये बात बाद में आएगी, वो अब आ गई है। ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट में हमेशा डायरेक्शन बताई जाती है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस में कभी भी डायरेक्शन नहीं बताई जाती। डिस्टेंस में कभी भी डायरेक्शन नहीं बताई जाती, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और स्केलर मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल, कोई डायरेक्शन नहीं है। एक एग्जांपल और देता हूं, बहुत सारे एग्जांपल है, दुनिया भर के एग्जांपल है मेरे पास। देखो जैसे कि मास होता है हमारा सिर्फ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन बॉडी का वेट होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दुनिया भर के एग्जांपल है। अभी इस चैप्टर के अंदर एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, अभी इस चैप्टर के अंदर फोर्स आएगा। फोर्स इस चैप्टर में तो नहीं आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो क्वांटिटीज अलग अलग करते चलना है, कभी आएगा स्केलर क्वांटिटी तो कभी आएगा वेक्टर क्वांटिटी। फर्क क्या हुआ? बोर्ड पे देखो, सब कुछ पढ़ने के बाद, सारे एग्जाम्पल्स को कंसिडर करने के बाद एक मेन बात समझ में आई है कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। उसकी सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू कहने का मतलब कोई डिजिट, है ना। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू तो होती ही है, साथ ही साथ क्वेश्चन हमें क्या बता देता है? डायरेक्शन। अब मानो एक कार है 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है। एक कार है 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो सिर्फ क्या मानी जाएगी? स्पीड। अब ध्यान से सुनो, एक कार है जो 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रही है। कहां की तरफ जा रही है? नॉर्थ की तरफ। अब ये स्पीड नहीं मानी जाएगी, अब ये मानी जाएगी वेलोसिटी। मतलब कहने का ये है कि जब स्पीड के साथ क्या क्या बता दी जाती है? डायरेक्शन। मतलब जब स्पीड के साथ डायरेक्शन बता दी जाती है तब उस चीज को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। जब स्पीड के साथ हम क्या बताएंगे? डायरेक्शन, तो क्या बोली जाएगी? वेलोसिटी। खैर अभी तो हमने ये क्वांटिटीज स्टार्ट करी हैं। तो हेडिंग मैंने डलवा दिया था क्वांटिटीज, बल्कि पूरा हेडिंग डालना फिजिकल क्वांटिटीज। दोबारा से डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो फिजिकल क्वांटिटीज। लिखो फर्स्ट वन, सबसे पहली लिखो
स्केलर मतलब कि स्केलर क्वांटिटी, तो लिखो। तो स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसकी सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसकी सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। देखो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, उसके लिए एक नया वर्ड और होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू को यह भी कहा जाता है मैग्नीट्यूड। तो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू समझाने के लिए बोल रहा था, डेफिनेशन में मैं वर्ड क्या लिखाऊंगा, मैग्नीट्यूड। मतलब स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो लिखो, लिखो, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज, दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज physical quantity which has magnitude only, बोर्ड पे लिखी हुई है मैग्नीट्यूड की स्पेलिंग, which has magnitude only is called scalar quantity. Those physical quantity which has magnitude only, which has magnitude only is called scalar quantity, is called scalar क्वांटिटी। मतलब जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे कि डिस्टेंस, एक बंदा कह रहा है सर मैं आज 100 किलोमीटर चला, मैं आज कितना चला, 100 किलोमीटर चला। उसने सिर्फ मुझे क्या बताया, डिस्टेंस। और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। क्यों? क्योंकि उसने मुझे अभी तक कोई डायरेक्शन नहीं बताई। अब दूसरा बंदा है, उसने मुझसे कहा कि सर मैं आज 150 किलोमीटर चला साउथ की तरफ, मैं आज 150 किलोमीटर चला साउथ की तरफ। तो देखो उसने डिस्टेंस तो बताया, डिस्टेंस के साथ साथ क्या चीज और बता दी, डायरेक्शन। अब वो क्वांटिटी स्केलर नहीं रही, अब वो क्वांटिटी कैसी बन गई, वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि अब उसने बोला है डिस्प्लेसमेंट। अब मैं इसको डिस्टेंस नहीं बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट। तो लिखो इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। लिखो फॉर एग्जांपल, अब मैं कुछ एग्जांपल लिखवा रहा हूं, लिखो फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, ये तो रट गई होगी अब, डिस्टेंस कॉमा स्पीड कॉमा मास, बोर्ड पे लिख देता हूं मास, मास कॉमा टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एटसेट्रा। ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी के लिए तो लिखो नंबर 2, वेक्टर क्वांटिटी। लिखो दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज, जिसके पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ ही साथ क्या होती है, डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, जिसके पास क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो लिखो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ, विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड अभी भी लिखा हुआ है स्पेलिंग, विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन is called vector quantity, which has both magnitude and direction is called vector quantity, is called vector quantity। कुछ एग्जांपल लिख लो, लिखो फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट। कई बार पता है ये सारे एग्जांपल पेपर में आ चुके हैं, मिक्सअप कर देते हैं और पूछते हैं इनमें से बताओ कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तो लिखो फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट कॉमा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कॉमा
वेलोसिटी कॉमा वेट, बॉडी का वेट होता है ना वो वाला वेट, कॉमा एक्सेलरेशन, ये अभी इस चैप्टर में आगे आएगा, अभी नहीं पढ़ाया मैंने ये, एक्सेलरेशन, कॉमा फोर्स, फोर्स तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर में आएगा लेकिन लिख लो अभी फोर्स। ठीक है, तो कई बार पेपर में पूछा गया है कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है कि वो कितना ट्रेवल करा है, तुमने देखा होगा जो ऑटो होता है, ऑटो के अंदर मीटर लगा हुआ होता है ना, ऑटो के अंदर एक मीटर लगा हुआ होता है, उस मीटर में पता चल जाता है कि कितना डिस्टेंस कवर किया गया है। स्कूटी के अंदर लगा हुआ होता है, बाइक के अंदर लगा हुआ होता है, बस के अंदर लगा हुआ होता है। कहने का मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किस चीज को मेजर करता है, डिस्टेंस को, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किस चीज को मेजर करता है, डिस्टेंस को, कि उसने कितना ट्रैवल करा है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, ओडोमीटर। कई बार पेपर में आया है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए व्हीकल के अंदर लगा हुआ होता है, तो क्या नाम बताना है, ओडोमीटर। तो ये बात तुम नोट में लिख लो, दोनों डेफिनेशन के बाद एक नोट लिखो, लिखो नोट के अंदर, नोट में लिखो ओडोमीटर, स्पेलिंग यहां से देख लेना, यहां पे लिखनी है, लिखो ओडोमीटर के लिए लिखो अ डिवाइस, ये एक तरीके का डिवाइस ही होता है, डिवाइस मतलब इंस्ट्रूमेंट, अ डिवाइस विच मेजर्स द डिस्टेंस, क्या मेजर करता है, डिस्टेंस, बोर्ड पे लिखा हुआ है मेजर, मेजर का मतलब होता है मापना, किस चीज को मापता है ये, डिस्टेंस को। A device which measures the distance traveled by a vehicle, a device which measures, a device which measures the distance traveled by a vehicle, by a व्हीकल, व्हीकल मतलब जिसकी तुम सवारी करते हो, व्हीकल की स्पेलिंग बोर्ड पे लिख दी, बाय अ व्हीकल इज कॉल्ड एन ओडोमीटर, इज कॉल्ड एन ओडोमीटर। तो वो क्या कहलाता है हमारा, ओडोमीटर, इज कॉल्ड एन ओडोमीटर, इज कॉल्ड एन ओडोमीटर। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। तो देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट बार बार अपना डिस्टेंस बदल रहा है, पहले वो यहां पर था, कुछ समय बाद यहां पर आ गया, कुछ समय बाद यहां पर आ गया, जब तक वो अपनी पोजीशन बदल रहा है, जब तक कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदल रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, मोशन में है। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे मोशन में है, क्योंकि मोशन दो तरह का होता है। अब हमें पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, फिलहाल मैं दो तरह के मोशन पढ़ा रहा हूं, हेडिंग डालो यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दो टॉपिक अब हमारे सामने, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्वेश्चन ये कि कौन सा मोशन यूनिफॉर्म होता है और कौन सा मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है, इन दो चीजों को और समझना है। अब तो देखो यूनिफॉर्म, जहां पर भी वर्ड लग जाता है ना यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब हो जाता है सेम, सेम। अब देखो कैसे, मैं तुम्हें एक टेबल बनवाऊंगा, वो टेबल तुम्हें अभी नहीं बनानी है, जब मैं बोलूं तब बनानी है, फिलहाल देखना है। मान लो दो ऑब्जेक्ट थे, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट ने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा, ठीक है, फिर इसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा, फिर 30 का करा, 40, 50, 60। ठीक है ना, मुझे बताओ हर बार वो कितना डिस्टेंस बढ़ा रहा है, हर बार वो अपना कितना डिस्टेंस बढ़ा देता है। देखो पहले उसने 10 से 20 करा, कितना बढ़ा दिया, 10 बढ़ा दिया, फिर 20 से 30 करा, फिर कितना बढ़ा दिया, 10 बढ़ा दिया,
फिर कितना बढ़ाया, फिर 10 बढ़ा दिया, फिर कितना बढ़ाया, 10 बढ़ा दिया, फिर कितना बढ़ाया, 10 बढ़ा दिया। मतलब वो हर बार, ध्यान से सुनना, हर बार वो इक्वली बढ़ा रहा है ना, 10 10 10, 5 5 5, 2 2 2, 15 15 15, इक्वली बढ़ा रहा है ना। ऐसा डिस्टेंस जब वो इक्वल लेवल पर बढ़ाता है, ध्यान से सुनना, तुमने पहले 5 चॉकलेट खाई, फिर 7 खाई, फिर 9 खाई, हर बार तुम कितना बढ़ा रहे हो, 2 2 बढ़ा रहे हो। यानी कि तुम कैसा काम कर रहे हो, यूनिफॉर्म। खैर वो बात तो अलग होगी, खाने की बात, यहां पर बात हो रही है डिस्टेंस की। मतलब वो हर बार कैसे बढ़ा रहा है, सेम रेट से बढ़ा रहा है, 10 10 10, है ना। ऐसा मोशन कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा मोशन क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म। जब वो इक्वली बढ़ाता है, मतलब वो कैसे कवर करता है डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। देखो हर बार 10 10 लेवल पर बढ़ाता जा रहा है। अब जरा ऑब्जेक्ट बी की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट डी ने पहले कवर करा 12, फिर 19, फिर 23, फिर 35, फिर 37, फिर 41। अब इसको देखते हैं। देखो मोशन तो ये भी कर रहा है, मोशन ये भी कर रहा है, फर्क इतना है इसका कवर करने का एक तरीका है कि मैं हर बार 10 10 बढ़ाऊंगा, लेकिन इसका कोई तरीका नहीं। अब देखो इसको जरा, 12 से एकदम 19 कर दिया, कितने बढ़ा दिए, 7। 19 से 23 कर दिया, कितने बढ़ा दिए, 4। 23 से 35 कर दिया एकदम से, है ना, कितने बढ़ा दिए, 12। भाई 12 ही तो बढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ, मुझे बताओ क्या ये हर बार सेम तरीके से बढ़ा रहा है या अलग अलग तरीके से बढ़ा रहा है। भाई सेम तरीके से तो नहीं बढ़ा रहा, सेम तो नहीं बढ़ा रहा, हर बार अलग अलग बढ़ा रहा है ना। जब भी अलग अलग बढ़ाता है मतलब कैसे डिस्टेंस कवर कर रहा है, अनइक्वल। हर बार कैसे डिस्टेंस कवर कर रहा है ये, अनइक्वल। तो अनइक्वल डिस्टेंस मतलब नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। मतलब यूनिफॉर्म कहने का मतलब, ध्यान से सुनो, डेफिनेशन कितनी आसान है, लिखने से पहले याद हो जाएगी। देखो यूनिफॉर्म की, जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, दिस मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। देखो व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस then it's said to be uniform motion। अब इधर देखो, when a body, चाहे बॉडी बोलो चाहे ऑब्जेक्ट बोलो एक ही बात है, when a body covers unequal distance, ध्यान से सुनो इसके लिए, when a body covers unequal distance then it's said to be non uniform motion। बात समझ में आ गई ना। टेबल अभी नहीं बनानी है, टेबल जब मैं बोलूं तब बनानी है, उससे पहले तुम्हें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की एक छोटी छोटी क्या लिखनी है, डेफिनेशन। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म तो तुमने हेडिंग डाल ही दिया है। अब लिखो कैपिटल ए यूनिफॉर्म मोशन। चलो मैं तुमसे एग्जांपल पूछता हूं यूनिफॉर्म मोशन का। मुझे बताओ, घड़ी देखी है कभी, दीवार पे लगी हुई होती है ना घड़ी, भाई गोल होती है, सुइयां भी होती हैं उसमें, ठीक है। तुमने देखा होगा घड़ी की जो निडल होती है, सेकंड वाली जो सुई होती है, बताओ 1 सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ही तो कवर करती है। ऐसा होता है 1 सेकंड में बहुत आगे चली गई, फिर अगले सेकंड में बहुत आगे चली गई, फिर अगले सेकंड में बहुत आगे चली गई, ऐसा नहीं होता ना। हर बार इक्वल कवर करती है। बोर्ड पे देखो, मान लो रफली मैंने ये वॉच बनाई, ठीक है, पहले सेकंड में इधर आई, फिर दूसरे सेकंड में इधर आई, फिर तीसरे सेकंड में इधर आई, फिर चौथे सेकंड में इधर आई। हर बार इक्वल डिस्टेंस ही तो कवर करती है। बताओ, चाहे सेकंड की सुई हो, चाहे घंटे की सुई हो, चाहे मिनट की सुई हो, हर बार इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, कभी भी ज्यादा या कम डिस्टेंस कवर नहीं करती। 1 सेकंड में जितना कवर करना है उतना ही करेगी, हर बार सेम। तो घड़ी के अंदर जो सुइयां होती हैं उनके अंदर कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन है ना। अब मुझे बताओ, एक कार है जो ट्रैफिक जाम में फंसी हुई है, सड़क पर गए हो कभी, सड़क पर कार वगैरह होती है, बाइक वगैरह होती है, और बार बार रेड लाइट होती है, बार बार ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो बताओ ट्रैफिक जाम के अंदर अगर कार फंसी हुई है तो कभी उसको स्पीड बढ़ानी पड़ती है, कभी कम करनी पड़ती है, कभी वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगी, कभी बहुत कम कवर करेगी, कभी उसे रुकना भी पड़ जाएगा। तो कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ऐसा मोशन क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म। जब वो डिस्टेंस तो कवर कर रहा है लेकिन अनइक्वल तरीके से, इक्वली नहीं, अनइक्वली।
अब लिखो यूनिफॉर्म मोशन के लिए, लिखो इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, इफ अ बॉडी covers equal distances, if a body covers equal distances in equal intervals of time, बोर्ड पे लिखा हुआ है equal intervals, in equal intervals of time, मतलब टाइम तो इक्वली चल रहा है ना। if a body covers equal distances in equal intervals of time, then this motion is said to be, then this motion is said to be uniform. Then this motion is said to be uniform. This motion is said to be uniform. लिखो फॉर एग्जाम्पल, बताओ दीवार पर जो घड़ी लगी हुई होती है उसके अंदर जो सुइयां होती हैं उसका मोशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म। तो लिखो फॉर एग्जाम्पल वॉल क्लॉक, बोर्ड पे लिखा हुआ है वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक मतलब दीवार पे लगी हुई घड़ी। फॉर एग्जाम्पल वॉल क्लॉक is always in uniform motion. Wall clock is always in uniform motion, मतलब उसके अंदर हमेशा कौन सा मोशन होता है? यूनिफॉर्म, ऑलवेज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो कई बार एग्जाम्पल पेपर में आ चुका है इसलिए लिखवाया है। अब बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म की, बहुत आसान डेफिनेशन है, तुम खुद बना सकते हो। लिखो कैपिटल बी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो लिखो नॉन यूनिफॉर्म के लिए जहां पर तुमने इक्वल लिखा था इक्वल डिस्टेंस, वहां पर करना है अनइक्वल डिस्टेंस, बस हो गई। लिखो इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, इफ अ बॉडी covers unequal distances, if a body covers unequal distances in equal intervals of time, in equal intervals of time, ध्यान रखना टाइम इंटरवल तो हमेशा इक्वल ही होता है, टाइम इंटरवल कभी भी अनइक्वल नहीं होता भाई। समय तो अपने हिसाब से ही चलेगा ना, वो तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इसलिए टाइम इंटरवल तो इक्वल ही रहेगा, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन दिस मोशन इज सेड टू बी, देन दिस मोशन इज सेड टू बी non-uniform, then this motion is said to be non-uniform. लिखो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ कार, एक कार है जो कैसे रोड पर है? बिजी रोड पर। कभी वो एकदम से थोड़ा डिस्टेंस कवर करता है, कभी कम कवर करता है, कभी ज्यादा कवर करता है, कभी डिस्टेंस कम कवर करता है, कभी ज्यादा कवर करता है ना, मतलब हर बार उसका डिस्टेंस कभी ज्यादा है तो कभी कम है। तो हम ऐसे मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। लिख लो फॉर एग्जाम्पल अ कार ऑन द बिजी रोड, बिजी रोड मतलब रोड बहुत ही कंजस्टेड है, हर जगह क्या हुई हुई है? भीड़ हुई हुई है, भीड़ भाड़ में चल रहा है वो कार के अंदर। तो लिखो अ कार ऑन बिजी रोड, अ कार ऑन बिजी रोड। ठीक है, अब ये टेबल बनानी है, जो मैंने दो डेफिनेशन लिखवाई है ना, उन दोनों डेफिनेशन के नीचे स्पेस है, वहां पर ये टेबल बना दो। टेबल बनाने के बाद ये लाइन लिखना, वीडियो पॉज करके पहले टेबल बना लो। हाँ, टेबल बनाने के बाद लिखो नोट के अंदर, लिखो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट,
बताओ ऑब्जेक्ट ए के अंदर कैसा मोशन था, यूनिफॉर्म ना, क्योंकि देखो हर बार इक्वली बढ़ा रहा है वो। लेकिन ऑब्जेक्ट बी के अंदर कैसा मोशन था, नॉन यूनिफॉर्म। कई बार पेपर में अगर आए कि नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन को टेबल के जरिए समझाइए, तो तुम्हें ये टेबल बना देनी है और वो 2 पॉइंट लिख देने जो मैं अब लिखवाऊंगा। तो लिखो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखो, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए, the motion of object A represent uniform motion. The motion of object A represent the uniform motion. Represent the uniform motion because it covers the distance equally. Because it covers the distance equally. Because it covers the distance equally. मतलब हर बार ये 10 बढ़ा देता है। लिखो नंबर 2। अब मैं बात लिखूंगा ऑब्जेक्ट बी के बारे में, तो लिखो the motion of object B represent the motion of object B represent the motion of object B represent the non-uniform motion. Represent the non-uniform. Represent the non-uniform motion. Non-uniform motion because it covers unequal distances. Because it covers unequal distances. तो देखो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का कई बार ग्राफ बनाने को आ गया है, तो पहले मैं इस टेबल की हेल्प से किसका बनाऊंगा, यूनिफॉर्म का, और फिर नॉन यूनिफॉर्म का, या फिर टेबल की जरूरत ही नहीं है। देखो टेबल से तो समझ में आ ही गया, खैर हमें ग्राफ तो मैं सीधा ही समझ में आ जाएंगे। देखो जहां पर भी वर्ड लग जाएगा ना यूनिफॉर्म, मेरी बात का ध्यान रखना, बोर्ड पे देखो, जब भी वर्ड लगेगा यूनिफॉर्म, कहीं पर भी अगर वर्ड लगता है यूनिफॉर्म, तो तुम्हें ग्राफ कैसा बनाना है, स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब समझते हो, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, कहते नहीं है गो स्ट्रेट, सीधे जाओ, ठीक है। और जब भी वर्ड दिख जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है तुम्हें सर्कुलर ग्राफ बनाना है। देखो पहले मैं बना देता हूं तब समझ में आएगा। पहले मैं बना रहा हूं यूनिफॉर्म का। मुझे बताओ स्पीड बढ़ रही थी बार बार वो डिस्टेंस बढ़ा रहा था, कम कर रहा था, बढ़ा रहा था ना। देखो लिखा हुआ है, टेबल होगी तुम्हारे पास, टेबल में देखो 10, 20, 30, 40, हर बार डिस्टेंस बढ़ा रहा है ना, बढ़ा रहा है तो ऊपर की तरफ। तो देखो ऐसा मोशन होता है यूनिफॉर्म। अगर स्केल है तो बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल स्केल से एक सीधी लाइन बना दो ऊपर की तरफ। क्वेश्चन ये है कि ऊपर देखो सीधी क्यों बनाई है, ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई, यूनिफॉर्म की वजह से। जहां पर भी तुम्हें शब्द दिखेगा ना यूनिफॉर्म, तो तुम्हें बिल्कुल सीधी लाइन बनानी है। अब ऊपर को ही क्यों बनाई, ध्यान रखना, ऊपर को इसलिए बनाई है क्योंकि डिस्टेंस लगातार बढ़ रहा है। जरूरी थोड़ी ना है डिस्टेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्या पता डिस्टेंस धीरे धीरे कम भी हो रहा हो, कम भी तो हो जाता है ना। मान लो पहले 50 डिस्टेंस था, फिर 40 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 10 हुआ, तो धीरे धीरे डिस्टेंस कैसा हो रहा है, कम। तो ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आता, फिलहाल नीचे से ऊपर की तरफ है। तो ध्यान रखना, यहां पे हम दिखाते हैं इस वाले एक्सिस पर दिखाते हैं टाइम, लिख दो, और इस वाले एक्सिस पर दिखाते हैं डिस्टेंस, और ये है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि सीधी लाइन है। अब नॉन यूनिफॉर्म, ध्यान रखना, नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं। जरा टेबल में देखो, अपनी जो टेबल मैंने बनवाई है उसमें ऑब्जेक्ट बी को देखो। बताओ ऑब्जेक्ट बी ने क्या अपना डिस्टेंस कम करा है, नहीं, कम तो उसने भी नहीं करा, डिस्टेंस तो उसने भी कम नहीं करा है। देखो हर बार डिस्टेंस बढ़ ही रहा है, 12 से 19 बढ़ा, 19 से 23 फिर बढ़ा, 23 से 35 फिर बढ़ा, मतलब डिस्टेंस तो उसका भी बढ़ रहा है, लेकिन क्या इक्वली बढ़ रहा है, क्या उसका डिस्टेंस
यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रहा है या नॉन यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रहा है? नॉन यूनिफॉर्म तरीके से ना, तो हम अपने ग्राफ को सीधा नहीं दिखाएंगे। सीधी लाइन तो तब दिखाते हैं जब यूनिफॉर्म होता है। दिखाएंगे तो ऊपर की तरफ, देखो ऊपर की तरफ इसलिए दिखाते हैं क्योंकि बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट डी के अंदर भी बढ़ रहा है, लेकिन सीधा नहीं दिखाएंगे। दिखाएंगे तो ऊपर की तरफ, लेकिन सीधा नहीं दिखाएंगे, कर्व की शेप में दिखाएंगे। देखो कैसे, नॉन यूनिफॉर्म के लिए ऐसे बनाओ, कर्व की शेप में, कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और देखो नीचे से शुरू करना, यहां पे लिख देना टाइम, यहां पे वही है हमारा डिस्टेंस, और नीचे लिखना नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मतलब सीधी लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब कर्व, सर्कुलर, है ना। देखो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सर्कल जैसा लग रहा है ना, लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर यहां पर स्पीड कम हो रही होती, मतलब वो हर बार डिस्टेंस कम करता, तो नीचे की तरफ आता ग्राफ, ठीक है। तो देखो मोशन भी दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और दोनों तरह के मोशन हमें समझ में आ गए। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के अगले टॉपिक की, जिसका नाम है स्पीड। क्या नाम है इस टॉपिक का? स्पीड। मुझे बताओ क्या होती है स्पीड? तुमने बचपन से स्पीड का फॉर्मूला जरूर सुना होगा। बताओ स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और क्या होती है? यही तो होती है स्पीड। अब देखो क्या है, देखो फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बनवाऊंगा। मैं तो ऐसा इंसान हूं, तो मैं डेफिनेशन लिखने से पहले याद करवा दूंगा, गारंटी देता हूं याद करवा दूंगा। देखो मान लो कुछ समय के अंदर तुमने थोड़ा बहुत डिस्टेंस क्या करा, कवर, ये क्या कहलाती है? स्पीड। ध्यान से सुनो, किसी पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करना, ध्यान से सुनो, किसी पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करना, दैट रेफर्ड एज स्पीड, दैट रेफर्ड एज स्पीड। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे कह रहा हूं स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, मैंने क्या स्पीड बताई? 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब है कि तुम ये कह रहे हो कि मैं 1 घंटे में 5 किलोमीटर कवर कर सकता हूं, 1 घंटे में 5 किलोमीटर कवर कर सकता हूं। एक बंदे ने बोला मेरी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो बंदा 1 घंटे में 3 किलोमीटर कवर कर सकता है। 1 घंटे में कितना कवर कर सकता है? 3 किलोमीटर। तो स्पीड और कुछ नहीं होती है, तुम्हारे डिस्टेंस कवर करने की रेट होती है कि तुम अपना डिस्टेंस किस हिसाब से कवर कर सकते हो। देखो उसकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, तुम्हारी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। मुझे बताओ कौन पहले कवर करेगा, वो या तुम? वो करेगा ना। क्यों? क्योंकि उसकी कवर करने की जो स्पीड है वो ज्यादा है, वो जल्दी कवर करेगा, हम देर में कवर करेंगे। हमारी स्पीड कम है, उसकी स्पीड ज्यादा है। तो बेसिकली किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करना, ध्यान से सुनो, पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करना, यही क्या कहलाता है? स्पीड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्पीड की एक छोटी सी डेफिनेशन, ठीक है। और देखो डेफिनेशन इजी से बनेगी। देखो क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ध्यान से सुनो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, किसी बॉडी के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम के अनुसार, दिस इज कॉल्ड स्पीड। लिखो, तो फर्स्ट पॉइंट में लिखना इसकी डेफिनेशन, तो लिखो डेफिनेशन। देखो ये शॉर्ट है, डेफिनेशन को इस तरह से शॉर्ट में लिखते हैं, डी ई एफ के ऊपर एन लगा दो, लेकिन तुम पूरा लिखना, शॉर्ट मत लिखना। लिखो डेफिनेशन की, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम, बोर्ड पे लिखा हुआ है पर यूनिट, पर यूनिट टाइम,
द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड, इज कॉल्ड इट्स स्पीड। यही क्या कहलाती है? उसकी स्पीड। इज कॉल्ड इट्स स्पीड। तो इसकी एसआई यूनिट लिख लेना। देखो जर्नली हम स्पीड को कैसे कैसे लिखते हैं। कई बार हम लिखते हैं 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। कई बार हम लिखते हैं 5 मिनट्स पर, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। कई बार हम लिखते हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ध्यान रखना यही होती है इनकी एसआई यूनिट्स। तो कई सारी होती हैं, लिख लो। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। तो देखो ऐसे लिखना, मीटर पर सेकेंड। कभी लैंग्वेज में लिख दो, सिंबल में लिखना है ऐसे, इसको बोलते हैं मीटर पर सेकेंड। लिखो द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड कॉमा किलोमीटर पर आवर कॉमा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो सेकेंड ही लगता है ज्यादातर, किलोमीटर के साथ ही लगता है बस आर, मिनट तो कभी नहीं लगता। तो ये कुछ स्पीड है। अब फर्स्ट पॉइंट में तो हमने स्पीड की डेफिनेशन लिखी है। अब लिखो, नोट लिखो एक, नोट के अंदर स्पीड का फॉर्मूला लिखो। वैसे तो अभी अभी बताया था, लेकिन नोट कर लो क्योंकि न्यूमेरिकल आएंगे। अब स्पीड के बेस पर क्या आएंगे? न्यूमेरिकल। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो फटाफट से इस फॉर्मूले को नोट करो और फॉर्मूला तुम्हें याद कर लेना है। वैसे तो तुमने ये फॉर्मूला मैथ्स में भी कई बार सुना होगा और साइंस में भी सुना होगा, तो ज्यादा हैवी फॉर्मूला नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद नहीं होता है तो न्यूमेरिकल तुम्हें करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस केस के लिए जरूरी है कि तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखो स्पीड तो हमने पढ़ ली, अब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की। अब हम बात करेंगे, लिखो नंबर 1 तुमने डेफिनेशन लिखी थी, नंबर 2 में लिखो एवरेज स्पीड। नंबर 2 में तुम्हें क्या लिखना है? एवरेज स्पीड। तो देखो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन ये कि क्या चीज होती है एवरेज स्पीड। तो देखो जब भी एवरेज लगेगा ना, एवरेज स्पीड बोलो, एवरेज वेलोसिटी बोलो, एवरेज एक्सेलरेशन बोलो, कुछ भी एवरेज बोलो, फॉर्मूले में बस थोड़ा सा चेंज करना है। देखो जब भी एवरेज निकालते हैं ना, किसी चीज की एवरेज निकालते हैं तो हम टोटल देखते हैं। देखो बोर्ड पे स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। क्या निकल कर आती है? एवरेज स्पीड। और यही इसका क्या बनेगी? डेफिनेशन। देखो स्पीड की डेफिनेशन क्या लिखवाई है अपने बुक के अंदर, देखना अभी जो मैंने लिखवाई है डेफिनेशन अपने रजिस्टर में, देखना जो मैं बोलने वाला हूं। देखो स्पीड की डेफिनेशन यही तो लिखवाई थी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम, है ना। अब क्या लिखनी है? द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर टोटल टाइम, या फिर वैसे ही समझ लो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, देन इट इज एवरेज स्पीड। मतलब जब हम टोटल डिस्टेंस को किससे डिवाइड दे देते हैं? टोटल टाइम से। जब हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड दे देते हैं तब क्या निकल आती है? एवरेज स्पीड। देखो व्हेन वी डिवाइड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम देन इट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। लिखो डेफिनेशन, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी, the total distance traveled by a moving body, the total distance traveled by a moving body divided by total time taken, divided by total time taken। मतलब हम किससे डिवाइड दे देते हैं? टोटल टाइम से। डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, देन इट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी।
then it is called average speed of the body, then it is called average speed of the body। तो यही कहलाती है उसकी एवरेज स्पीड। तो फॉर्मूला बड़ा आसान है, देखो मैं इसी में चेंज कर रहा हूं बस। तो लिखो फॉर्मूला, एक लाइन छोड़कर लिखना, लिखो फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं इनके सिंबल की, कि इनको किस किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखना यहां पर टोटल डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, टोटल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से। टोटल डिस्टेंस को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एस से। टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से, स्मॉल टी से। और एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बोलो ये स्पीड बोलो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी से, डिजाइन वाला वी, थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना, इस पे डिजाइन बना हुआ होना चाहिए, वी पर डिजाइन बना हुआ होना चाहिए। तुम सोचोगे मैं डिजाइन पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं, ध्यान रखना जोर देना है। स्पीड का सिंबल यही होता है। ये हो गया फॉर्मूला, डिस्टेंस ऊपर, टाइम नीचे, स्पीड ये रही। एस का मतलब डिस्टेंस है, स्पीड नहीं है। और वी का मतलब वेलोसिटी नहीं, स्पीड है। और टी का मतलब तो टाइम है ही। ठीक है, तो देखो बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल यहां पे हम करेंगे इसके बेस पर, इस फॉर्मूले के बेस पर जो